फिर मैंने मतलब आई एग्जाम बी से भी एक मॉक इंटरव्यू दिया था, तो वो भी मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। वहां पे मतलब कई बार ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू में वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मॉक इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था जहां तक मुझे लगता, लेकिन जो एक्चुअल इंटरव्यू था वो उससे काफी अच्छा था। तो मतलब जो मेरी गलतियां थी वो मुझे पता लगी और उन पे वर्क किया। और मॉक इंटरव्यू में ये रहा कि कहीं पे लैग नहीं किया, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मतलब अच्छा गया होगा इंटरव्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरे साथ आज हैं रोहित भगत, जिन्होंने एन आई ए सी एल ए ओ एग्ज़ाम क्रैक किया है फ्रॉम द अकाउंट्स स्ट्रीम। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित। या थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल आपने पूरी मेहनत करी है एंड आज आप फाइनली ए ओ ऑफिसर बन गए हैं एन आई ए सी एल में। तो काफ़ी खुशी की बात है। आपको भी बहुत बहुत खुशी हो रही होगी, आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। यस मैम, लगभग मैम 2.5 ईयर हो गए थे। मतलब मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन जो है वो 15 अगस्त 2022 को शुरू की थी। आपको एग्जैक्ट डेट भी याद है? हाँ मतलब उसी दिन मैंने शुरू की थी। उससे एक महीना पहले तक मतलब मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू की थी। ओके। बट वहां पर मुझे लगा कि मतलब एज भी मतलब ज्यादा हो गई थी, और वहां पर लगा कि मतलब इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है और बाकी जीके का पार्ट ज्यादा है, तो वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो ओके। इस वजह से फिर मैंने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को चुना। और यहाँ पे थोड़ा जो प्रोसेस है वो काफी मतलब फास्ट प्रोसेस है। आप काफी जल्दी जो है, अगर एक फर्स्ट प्री का एग्जाम देते हैं तो ज्वाइनिंग तक आपको लगभग मतलब 6 to 7 मंथ्स में आप ले सकते हैं। जी जी। तो इस वजह से मतलब ये सेक्टर मैंने चुना। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जितने ये सब एग्जाम होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज के भी होते हैं, इनमें जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट मूव होता है। काफ़ी सर्टेनिटी से पता होता है कि कब एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू होगा, और उसी के आसपास सारी डेट्स पे कंप्लीट हो जाता है आपका। सो दैट्स यस। ट्रू। तो बहुत क्विकली मैं रोहित के बैकग्राउंड के बता रही हूँ। ही डिड हिज बी कॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था 2019 में। जैसे इन्होंने बताया 2022 में इन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी बैंकिंग और इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स की। यस। इन्होंने अपना एम कॉम भी किया है 2023 में यस। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हुए। एंड रोहित खुद भी एक टीचर रहे हैं। सो इन्हों इन्हों ये अकाउंट्स, कॉमर्स सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। सो रोहित, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। आपने काफ़ी सारे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करी, आप खुद भी पढ़ा रहे हैं यस। एंड आपने बैंकिंग में, इंश्योरेंस में एग्जाम्स में भी दिया। सो फाइनली एक ऐसी जॉब जो एक्चुअली आपके सब्जेक्ट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, अकाउंट स्ट्रीम की, उसमें यस। आप पहुंचे। तो कैसी आपकी जर्नी रही है, कैसे आपने ये सब डिसीजंस लिए एंड कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करी फिर? मैम स्टार्टिंग से मतलब पढ़ाना तो लगभग मैंने 2018 में शुरू कर दिया था, हम्म। 11th 12th क्लासेस को। बट ये है कि आफ्टर मतलब जब कोरोना हुआ तो उसके बाद जो है मतलब फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी। और मतलब उसके बाद मुझे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो है वो बंद करना पड़ा था। ओके। तो वहां से उसको बंद करने के बाद बाकी और मेरे पास कोई वर्क नहीं था करने के लिए। तो बाकी मतलब एक फैमिली का भी सपोर्ट रहा। उन्होंने भी सजेशंस दिए कि मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो। तो बाकी मतलब उन्हीं चीजों को देखकर मैंने जो है डिसीजन लिया कि अब मुझे मतलब कुछ टाइम देना चाहिए यहाँ पे भी। तो वहां से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। और लगभग अब जो है मतलब 2.5 ईयर हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग में तो मतलब काफी दिक्कतें हुई, मतलब क्योंकि मैथ्स मैंने काफी टाइम से नहीं पढ़ा था। हम्म। तो मैथ्स से मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी। बाकी अदर सब्जेक्ट तो लगभग उसके कंपेयर में ठीक थे, ओके। लेकिन क्वांट वाले सेक्शन में काफी दिक्कतें हुई।
लेकिन ये है कि मतलब कंटिन्यूअसली जो है, मतलब मैंने प्रिपरेशन बीच में मतलब गैप नहीं लिया। तो अच्छा। जहां तक मुझे लगता है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहा। कंटिन्यूअसली प्रिपेयर किया 2.5 ईयर। तो शायद इसी वजह से मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाया, तो ये मुझे लगता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस के बहुत फायदे होते हैं। यस मैम। डेफिनेटली। सो क्वांट में जैसे आपने बताया, एंड ऐसा होता है बहुत स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर आप फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉमर्स, बीए डिग्रीज की तरफ से अगर आते हैं तो क्वांट शुरू में तकलीफ हो सकती है करने में। तो आप कितना समय देते होंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस क्वांट के लिए? मैम पर्टिकुलर क्वांट के लिए मतलब मोस्टली मैं ज्यादा समय देता था, क्योंकि मेरा वो वीक सेक्शन था। हम्म। बाकी क्वांट के लिए मैं ऑलमोस्ट मतलब स्टार्टिंग डेज में अगर बात करें तो 3 to 4 आवर्स और कभी 5 आवर्स भी मतलब पर्टिकुलर क्वांट के लिए ओके। देता था। बट जैसे जैसे मतलब सिलेबस कंप्लीट होने लगा तो फिर हम्म। मतलब हो ही जाता है कि वो टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर मॉक्स पे ज्यादा टाइम जो हम स्पेंड करते हैं। तो बाकी पहले पहले आपने सिलेबस पे ध्यान दिया, एंड वो सब समझने के बाद फिर आप प्रैक्टिस पे ध्यान हम्म, देते थे। मतलब सिलेबस के साथ साथ भी कभी कभार एक मतलब मॉक लगा लेता था, कि ग्रेट। ताकि पता चल जाए कि कितनी ग्रोथ हो रही है। हम्म। तो फिर उसके बाद मैंने मॉक्स जो है वो डेली रखे, डेली मैं एक ना एक मॉक जरूर देता था। ओके, ओके। सो मतलब काफी रेगुलरली रोज ही प्रैक्टिस करना यस मैम। इम्पोर्टेंट था। ओके। बिल्कुल। आपने बीच में एमकॉम भी करी, यस रोहित। सो उसका क्या रीजन था? मैम, एमकॉम तो एक्चुअली मैंने मतलब जब अपना जो है बीकॉम कंप्लीट किया था, बीकॉम ऑनर्स, तो उसके बाद मतलब कुछ टाइम का मैंने गैप भी लिया था, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। बाकी ये था कि मतलब फाइनल ईयर में मतलब एक सब्जेक्ट जो है वो मतलब रह गया था मैं उसमें, तो मेरा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ गया था। ओके। बट बाकी मैंने मतलब ये था कि ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने इग्नू से एमकॉम किया है, हम्म। तो वहां से मैंने फिल किया था। तो ये था कि मैं मतलब जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मुझे वो एक ही एग्जाम का जो है वो मतलब एक ही एग्जाम देना था, एक ही सब्जेक्ट का। तो उसमें उतना टाइम मैं मतलब मतलब इतना टाइम मेरा उसमें खर्च नहीं हुआ। हम्म। तो बाकी एक ही सब्जेक्ट था तो वो इजिली हो गया था 2023 में। एंड आई एम श्योर ये आपको काफी हेल्प भी किया होगा, बिकॉज कई सारे एग्जाम्स में आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री नहीं हो तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। सारे हम्म। एग्जाम्स में नहीं होता, लेकिन कई एग्जाम्स में फिर आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आई थिंक वो काफी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा डिसीजन रहा है कि आपने एम कॉम अपनी कर ली। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा है। एंड आई लाइक टू हाईलाइट कि रोहित ने बताया कि उन्होंने अपनी एम कॉम इग्नू से करी थी, ओपन यूनिवर्सिटी से। सो यस। व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस इज कि कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमने ओपन यूनिवर्सिटी से की तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन में मेंशन होता है आपकी फुल टाइम डिग्री। हम्म। सो फुल हम्म। टाइम से उनका ये मतलब होता है कि आपने कोई शॉर्ट कोर्स ना किया बस हो, शॉर्ट डिप्लोमा ना हो। कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं हो, आपकी फुल डिग्री है, देन इट डज नॉट मैटर कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या आपने रेगुलरली कैंपस पे जाके किया है। जब तक वो आपकी एक फुल डिग्री है जिस जो रिकग्नाइज्ड है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, इट इज़ एलिजिबल। सो जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट। आज हमारे सामने रोहित हैं भी ऐसे एग्जाम्पल, तो वो मुझे एक मौका मिला कि एक लाइफ एग्जाम्पल से भी कंफर्ट मिलता है कई बार। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि हम अप्लाई करें भी कि नहीं, आर वी एलिजिबल और नॉट। तो आप यस। बिल्कुल एलिजिबल हैं अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से भी अगर फुल टाइम डिग्री करी है तो। सो आपने अब बीकॉम की, एमकॉम करी, देन आप 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। सो यस मैम। जब आपने NIACL अकाउंट्स का पेपर दिया तो फिर तो अकाउंट्स वाला सेक्शन काफ़ी इजी रहा होगा आपके लिए। तो आपने उसमें कितना टाइम स्पेंड किया? मैम जब मतलब NICL का प्री मेरा क्लियर हो गया था, हम्म। तो मतलब बाकी सेक्शन जो है वो मेरे प्रिपेयर थे मतलब ठीक ठाक। लेकिन ये था कि अकाउंट सेक्शन मेरे लिए नया था, मतलब नया एक तरीके से, मतलब 11 12 तो वो तो मेरा स्ट्रेंथ था। लेकिन मतलब जैसे मैंने लास्ट ईयर का देखा था,
मतलब मैंने लास्ट ईयर 2022 में भी NICL दिया था। ओके। उस टाइम पे मतलब उसी टाइम एग्जाम आया था जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। हम्म। आई थिंक 2023 नहीं, 22 नहीं, 23 में 23। दिया था। ओके। 23 में दिया था, ये 24 वाला था। यस, ये तो 20। 23 में दिया था, तो उस टाइम मतलब एलिजिबिलिटी नहीं थी एमकॉम वालों के लिए। हम्म। उसमें सिर्फ सीए ही एलिजिबल थे उस टाइम पे। हम्म। तो मतलब लास्ट ईयर मैंने देखा कि सीए एलिजिबल है, तो उस हिसाब से शायद क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि डीप क्वेश्चन सीए वालों के लिए डीप क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो वहां पे मुझे मतलब थोड़ी दिक्कत भी हुई थी, क्योंकि मुझे अदर जैसे इनकम टैक्स वगैरह ये सब्जेक्ट्स मैंने काफी टाइम से पढ़े नहीं थे। हम्म। और मतलब मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया था, तो उस टाइम इतना ध्यान भी नहीं दिया था। हम्म। तो वो चीजें मुझे ज्यादा से मतलब जल्दी प्रिपेयर करनी थी कम टाइम में। तो वहां पर मुझे जो है आई एग्जाम बी से हेल्प मिली थी, कि मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स हैं या डीप नॉलेज है, तो वो मैंने वहां से कलेक्ट की, और मतलब वहां से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि अगर मतलब डीप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। ओके। बिल्कुल। राइट। सो मतलब आपका सब्जेक्ट होने के बाद भी मतलब एक फोकस्ड वे से अगर आपने टाइम दिया तो आपकी प्रेपरेशन ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई यस। पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। एक और क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि देखिए आपने जैसे बताया कि NICL अकाउंट्स का लास्ट टाइम एलिजिबिलिटी सीए थी, इस बार एमकॉम भी अलाउड थे, तो यस इसमें मैम। आपको लगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे पता नहीं, हमें हम्म। लेके प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई सिलेबस नहीं दिया गया था। सो यस मैम, कोई सारे सिलेक्ट। एग्जाम्स में बैंकिंग इंश्योरेंस में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्क्रीट सिलेबस नहीं दिया होता है, कई एग्जाम्स में दिया हुआ होता है and उस समय तो मतलब काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है प्रेपरेशन को। तो यहाँ पे जैसे नहीं दिया था, तो फिर यस क्या आपकी अप्रोच थी कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को पढ़ें किसको नहीं पढ़ें? मैम, जैसा कि मैंने बताया मतलब बेसिक तो मेरा कंप्लीट था। हम्म। बाकी 11th 12th और ग्रेजुएशन अगर मतलब फर्स्ट ईयर वगैरह ले लें, तो वो चीज़ें मेरी कंप्लीट थी। तो मतलब मुझे लगा कि इसके अलावा जो डीप नॉलेज है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स में, अब अकाउंट्स में सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं था, बाकी इनकम टैक्स, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, हम्म। और बिजनेस लॉ वगैरह है। तो मतलब हमारे पास कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं था, तो कहने को अकाउंट्स था, बट उसमें सीए के सारे ही जितने भी सारे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स हैं वो सभी इंक्लूड थे। तो फिर उस हिसाब से मैंने मतलब एक एक सब्जेक्ट्स को जो है वो पर्टिकुलर उठाया, हम्म। और उसके जितने भी बेसिक्स हैं वो मैंने कंप्लीट किए। और मतलब थोड़ी बहुत मतलब यूट्यूब वगैरह से या इंटरनेट वगैरह से भी रिसर्च की कि लास्ट टाइम जो है अदर एग्जामिनेशन में, जैसे UIC एओ है और NICL एओ है, तो वहां पे अकाउंट सेक्शन में मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, और लास्ट टाइम मतलब किस तरीके, हालांकि लास्ट टाइम के क्वेश्चन मतलब इंटरनेट पे नहीं थे, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने पहले लास्ट ईयर, वो आप ही के चैनल पे एक मतलब अभिनव सर थे, हम्म। जिन्होंने लास्ट टाइम जो है वो एग्जाम दिया था, तो उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया था, उनसे भी मतलब पूछा था कि मतलब किस टाइप के जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहां से भी गाइडेंस मिली, और आपके चैनल के थ्रू मतलब जितना भी सिलेबस था, मतलब ये रहा कि मतलब मैंने पहले रिसर्च की, फिर जितना कंटेंट था वो आई एग्जाम बी से मुझे मिल गया था कंटेंट, तो कंटेंट के लिए मुझे इधर उधर नहीं घूमना पड़ा, ओके। और पर्टिकुलर वहां से मुझे कंटेंट मिल गया। तो फिर मैंने उसी वे में जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू की। और मतलब ये था कि मैं, टाइम तो लिमिटेड था, हम्म। तो सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, पूरी सीए तो कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन ये था कि मतलब मिनिमम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, तो वो मेरी एक कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा जितना मैं रिटेन कर पाऊं, तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। जी रोहित, बिल्कुल। सो आपने जो चीज़ कही कि कम टाइम में जितना मैक्सिमम, हाँ, हम प्रिपेयर कर पाए वो है। सो एक्चुअली हमारा आई एग्जाम भी पे जो हम बोलते हैं 50% फास्टर, हमारा यस। एम वही होता है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, 50% फास्टर का हमारा वो मतलब नहीं है। एग्जैक्टली यस। यही मतलब है कि एग्जाम को समझें, एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को समझें, उसके हिसाब से जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा एग्जाम क्रैक करने के लिए, उस कंटेंट पे फोकस करके एक फोकस्ड अप्रोच से तैयारी कर पाए।
यस मैम। क्योंकि जब ये एलिजिबिलिटी सीए होती है, इसका ये मतलब नहीं है जो 5 साल में, 4-5 साल की आपकी तपस्या है सीए करने में, वो आप यस मैम। पढ़ लेंगे। लेकिन किसी भी एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते, वो हर एस्पेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट। एग्जैक्ट। उसके बाद उसमें कितना डीपर जाया जाएगा, किस लेवल तक जाएगा, वो कंपटीशन पे, एग्जाम के उस समय किस लेवल पे आप एग्जाम दे रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। बट कॉन्सेप्चुअल तो देखिए बिल्कुल भी टेस्ट किया जा सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यस मैम, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर होने ही चाहिए। यस, वो सर्टेनिटी आपकी 100% होती है। उसके बियॉन्ड विल डिपेंड ऑन एग्जाम, द कंपटीशन, नंबर ऑफ पीपल, द यस। पोस्ट लेवल, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करता है बहुत सारा। सो थैंक यू, इट वाज नाइस कि आपको कोर्स हेल्पफुल हुआ, यस मैम। दैट कुड हेल्प यू रिटेन एंड प्रैक्टिस इवन योर सब्जेक्ट अकाउंट्स का, जो आपका खुद का स्ट्रेंथ एरिया है। यस मैम। दैट इज ग्रेट। सो इंटरव्यू स्टेज पे जब आप पहुंचे थे रोहित, एनीथिंग अबाउट द इंटरव्यू, इंटरव्यू की कैसे प्रेपरेशन करी, एंड क्या क्या चीजें आपने दिमाग में रखी प्रेपरेशन करते हुए? मैम जैसा कि मतलब जो मतलब हमने एप्लीकेशन दी थी वो अकाउंट सेक्शन से ही थी। हम्म। तो मतलब ये तो मुझे पता ही था कि मोस्टली क्वेश्चन अकाउंट से होंगे। हम्म। और बाकी जो कंपनी है वो इंश्योरेंस बैकग्राउंड से है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जी। तो मतलब मैंने इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले क्लियर किया। हम्म। उसमें ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं था, तो हम्म। वो मेरा जल्दी कंप्लीट हो गया था। बाकी अकाउंट्स मतलब मैं मेन से पहले पढ़ ही रहा था, तो उनको हम्म। दोबारा से रिवाइज किया। अ, तो वहाँ मतलब ये दोनों चीज़ें मतलब कंप्लीट की मैंने। फिर मैंने मतलब आई एग्जाम बी से भी एक मॉक इंटरव्यू दिया था, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। वहाँ पे मतलब कई बार ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू में वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मॉक इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था जहां तक मुझे लगता, लेकिन जो एक्चुअल इंटरव्यू था वो उससे काफी अच्छा था। तो मतलब जो मेरी गलतियां थी वो मुझे पता लगी और उन पे वर्क किया। और मॉक इंटरव्यू में ये रहा कि कहीं पे लैग नहीं किया, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मतलब अच्छा गया होगा इंटरव्यू। बिल्कुल रोहित, एंड मुझे याद है आपने ये चीज बोली, मैं मॉक इंटरव्यू में थी आपके। यस मैम। यस, उस समय ऐसा लग रहा था मुझे कि आप काफी सारी चीजें आंसर नहीं कर पा रहे हैं, एंड हमने ओपनली आपको बताया भी था कि यस मैम। कि आप कहाँ पे वर्क करिए, किस एरिया पे ध्यान दीजिए, ताकि आप एक्चुअल इंटरव्यू में हम्म। इससे बेटर परफॉर्म करें। एंड आई एम सो हैप्पी कि अब मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो एक सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए बात कर यस रही हूँ। तो डेफिनेटली जो फीडबैक। मैम, कुछ क्वेश्चन मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा। जी। मैम जैसे आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के क्वेश्चन पूछे थे, तो हम्म। मतलब मैं उन क्वेश्चंस को मॉक इंटरव्यू में सही तरीके से आंसर नहीं कर पाया था। और वही सेम क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछे थे। जी। तो मतलब उन पे मुझे पता लग गया था कि ये मैं सही तरीके से आंसर नहीं कर पा रहा, तो उन पे काफी वर्क किया था। और हम्म। इंटरव्यू में वही क्वेश्चन मेरे से स्टार्टिंग में ही पूछ रहे थे, स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स में ही। हम्म। तो वो मेरे लिए एक हेल्पफुल रहा, मतलब वहां से मेरा इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। तो उस वजह से जो एक इंटरव्यू है वो पूरा स्मूथ गया। तो वो चीज़ भी काफी हेल्पफुल की मेरे लिए। वेरी नाइस, बहुत बहुत खुशी हो रही है ये सुन के रोहित। अ, यहाँ पे मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो कई बार जब हम मॉक इंटरव्यूज लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि आप कितने मार्क्स देंगे, आप हमको मार्क्स दीजिए। जैसे यस मैम। एक्चुअल इंटरव्यू में अगर से 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है तो आप कितने मार्क्स देंगे? सो यूजुअली हम यही कहते हैं कि हम मार्क्स तो दे सकते हैं, बट हमारा ये मॉक इंटरव्यू लेने का पर्पस आप कहाँ पे खड़े हो आज वो बताना नहीं है, आप कहाँ जा सकते हो वो बताना है। सो वो गैप फिल करना कि भाई जहाँ आप खड़े हो आपको उससे आगे बढ़ना है, ताकि आप यस मैम। एक्चुअली में आज से भी बेहतर परफॉर्मेंस दें। तो वो पर्पस होता है मॉक इंटरव्यू का।
एंड आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट टुडे कि मॉक इंटरव्यू जो भी हो, आपने जो फीडबैक लिया एंड जिससे आपका फिर आपका एक्चुअल इंटरव्यू अच्छा हुआ, देन मिशन अकम्प्लिश्ड। यस उस मैम। मॉक इंटरव्यू का पर्पस सॉल्व हो गया पूरा। हम्म। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है ये जान के रोहित कि फाइनली इट वर्कड आउट एंड आप आज एओ NIACL में अकाउंट स्ट्रीम से ज्वाइन करने वाले हैं। सो यस। बहुत बहुत बधाई एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस एंड द entire team of iExamB for a very very successful career. या थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।